आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस में। आज हम लोग कंप्यूटर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या है और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानने की कोशिश की थी। जो हमारे चैनल पर जो नए हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर करें। जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखें, चाहे उस वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो ये हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो हम बात कर रहे हैं, हम लोग ये कंप्यूटर तो एक ही है, लेकिन इसका हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्यों टॉपिक लिया हुआ है। तो कंप्यूटर में जो अलग अलग टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज और जो उसकी साइज है, जो परफॉर्मेंस है, इस आधार को देखते हुए कंप्यूटर को जनरेशन में डिवाइड किया गया। तो जो हमारा पहला जब कंप्यूटर का जो डिजिटल कंप्यूटर का जब आविष्कार हो गया था, जिसको हम एनिक जो पिछले वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को, तो उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी और क्या क्या उसमें कंपोनेंट यूज़ किया गया था, ये सब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। जो नहीं देखे हैं जाएँ उस पहले वीडियो को देखें। तो इसी टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज और साइज को कम करने और उसके परफॉर्मेंस को और से ज़्यादा फास्ट बनाने में जो जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और वो किस किस पीरियड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई, इसको ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर को डिवाइड किया गया पीढ़ियों में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियों में डिवाइड किया गया। तो चलिए हम लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये रहा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशन हैं और वो किस पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन। इसको हम लोग 5 जनरेशन में डिवाइड किए हैं कंप्यूटर को। वाई आर यू डिवाइड कंप्यूटर्स इनटू जनरेशन, मैंने हम कंप्यूटर को जनरेशन में क्यों डिवाइड करते हैं, किस आधार पे हम लोग कंप्यूटर को जनरेशन में डिवाइड किए हैं। ठीक है, इट मीन्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर डिपेंड ऑन, मतलब जो कंप्यूटर का जनरेशन है वो डिपेंड करता है, मैंने किस बेसिस पे इसको हम लोग अलग अलग जनरेशन में डिवाइड करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है। व्हाट इज टेक्नोलॉजी यूज, उसमें कौन सी पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है उस पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ व्हाट इज लैंग्वेज यूज, मैंने वो किस प्रकार का, किस जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया है, इस पर भी डिपेंड करता है। रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो साइज है इस पर भी डिपेंड करता है जनरेशन। ठीक है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो मूल्य है उस पर भी डिपेंड करता है। एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है, काम करने का जो स्पीड है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस सब टर्म्स जो यूज किया गया है कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज की गई है, कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया है, उसका साइज कैसे कम किया गया है, उसका मूल्य में कैसे, उसके मूल्य में कमी की गई है, उसका जो परफॉर्मेंस है, काम करने का जो स्पीड है, कैसे इम्प्रूव किया गया है, इस सभी टर्म को लेके कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। ऑल दिस टर्म्स आर डिवाइडेड इन कंप्यूटर इनटू 5 जनरेशन। इस सभी टर्म को लेके कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। तो कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन, मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड वन है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, और चौथा हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, और हमारा पांचवा है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर के जनरेशन हो गए। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी अब टेक्नोलॉजी यूज की गई है, कौन कौन सा उसमें हम लैंग्वेज यूज किए हैं, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट यूज किया गया है, ये सब चीज़ों को देखते हुए कंप्यूटर को अलग अलग पीढ़ियों में
डिवाइड किया गया है, ठीक है। और उनका एक मानक बना दिया गया है, एक पीरियड बना गया है कि इस सन से लेके इस सन तक ये प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर है, और इस सन से लेके इस सन मतलब 1940 से लेके 1956, 1940 से लेके 1956, ये रहा 1940 1940 से लेके हमारा 1956 जो पीरियड है इसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन, ठीक है। 1940 से लेके 1956 तक हमारा प्रथम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बताया गया है। तो चलिए हम इसके बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, उसका जो पीरियड टाइम जो दिया गया है 1940 से लेके 1956 तक है, ठीक है। 1940 से लेके 1956 तक का जो हमारा समय था उसको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब। जो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें हम कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। एज द मेन वर्किंग कंपोनेंट, उस समय का जो मेन वर्किंग कंपोनेंट था फर्स्ट जनरेशन का वो क्या था हमारा, आप लोग इसमें देख सकते हैं वो क्या था हमारा, यहाँ पे ये रहा, क्या था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था टेक्नोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद दे वेर हग इन साइज, उसका जो साइज था बहुत ही बड़ा था, ठीक है। दे वेर नॉट रिलायबल, ठीक है। वो ज़्यादा हमारा विश्वसनीय कंप्यूटर नहीं था, उसमें अक्सर फॉल्ट कुछ ना कुछ आ जाता था, ठीक है। ये ज़्यादा विश्वसनीय हमारा कंप्यूटर नहीं था, और ये वर्क करने में भी बहुत ही स्लो था। क्या था ये, वर्क करने में भी बहुत स्लो था, वर्क स्लोली, ठीक है। कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक, बहुत ज़्यादा इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती थी। एंड जनरेट ए लॉट ऑफ हीट, ये बहुत ज़्यादा ही हमें हीट उत्पन्न करता था, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती थी इस कंप्यूटर को, ठीक है। ये जहाँ पे लगा था उससे ज़्यादा बहुत हीट निकलती थी, ठीक है। तो वो हमारा फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर थे उसको बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो था हमारा एनिक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड क्या है हमारा, कैलकुलेटर, इसका हो गया फुल फॉर्म। तो जो इसका आविष्कार जो हमारे दो प्रोफेसर ने किया था उनका नाम था, आप लोग जानते होंगे, पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो। अगर जो वीडियो हमारा पिछला नहीं देखे हैं, आज मैं आप लोगों से पोलाइटली रिक्वेस्ट करता हूं कि उस वीडियो को जरूर देखें, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो हमारा एनिक नाम का जो कंप्यूटर था वो इसको हम बोलते हैं पहला जो डिजिटल कंप्यूटर। अगर कोई पूछे कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था तो आप बताओगे एनिक, ठीक है। ये रहा हमारा एनिक। तो इसका जो आविष्कार किया था हमारे दो प्रोफेसर थे, उनका नाम था जॉन प्रोस्पर, क्या था, जॉन प्रोस्पर एकर्ट, और जो दूसरे हमारे प्रोफेसर थे उनका नाम था जॉन मोचली, ठीक है। ये दो हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, और यहीं से हमारा फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। और इन्हीं दोनों ने मिल के ये हम देख रहे हैं आपको इडवेक, ठीक है, इसका भी आविष्कार इन्हीं दोनों ने किया था। हमारे जो मोचली साहब हैं और जो हमारे एकर्ट, दोनों जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। ये हमारा बाइनरी सिस्टम पर चलने वाला पहला कंप्यूटर था। बाइनरी सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो हमारा था, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो हमारा बाइनरी सिस्टम पे चलता था। जो ये इसकी बात करें, आप देख रहे हैं यूनिक की, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारा पहला संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित या पहला हमारा कमर्शियल
अगर कोई पूछे कि तो जो पहला हमारा कमर्शियल कंप्यूटर कौन था, एनीवेक, संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित पहला कमर्शियल कंप्यूटर हमारा एनीवेक था, जिसके आविष्कारक कौन थे, जॉन प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मोचली, दो जो प्रोफेसर थे इसके आविष्कारक थे, जो हमारे एनिक के आविष्कारक भी थे। और हमारे इडवेक के आविष्कारक यही एकार्ट और मोचली, दोनों जो वैज्ञानिक थे यही उसके भी थे। जो फर्स्ट जनरेशन में जो हम लोग वैक्यूम ट्यूब जो टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब का वो कैसा दिखता था और उसके आविष्कारक कौन थे, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो दोनों, तो ये रहा हमारा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो इन्वेंटर ऑफ वैक्यूम ट्यूब वाज जॉन अम्ब्रोज फ्लेमिंग। कौन थे इसके आविष्कारक, आप लोग देख सकते हैं, जॉन अम्ब्रोज फ्लेमिंग इन 1940 में। ठीक है, 1904 ईस्वी में हमारे वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक कौन थे, जॉन अम्ब्रोज फ्लेमिंग थे। ठीक है, ये हमारा कैसा दिखता था फिगर में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा वैक्यूम ट्यूब का फिगर। ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, तो जो वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोड होते थे, जो हमारा ये कांच का बना हुआ है, जो बाहर का जो परत ये कांच का बना हुआ था, उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगे होते थे, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या करते थे, नियंत्रित करते थे। ठीक है, और इसके प्रारंभिक जो कंप्यूटर था उसमें इसका यूज किया था स्विच या एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाता था। यह इलेक्ट्रॉन के सिग्नल को नियंत्रित करने, इलेक्ट्रॉन का जो सिग्नल निकलता था उसको नियंत्रित करने और उसको बढ़ाने और घटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये रहा वैक्यूम ट्यूब का स्ट्रक्चर और कैसा वो दिखता था, आप लोग फिगर में देख सकते हैं। उसके आविष्कारक कौन थे, जॉन अम्ब्रोज फ्लेमिंग थे 1904 में उन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज, मतलब फर्स्ट जनरेशन में किस तरह का लैंग्वेज यूज़ किया जाता था। तो लैंग्वेज के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में किस तरह का लैंग्वेज यूज़ किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। किसका, मशीन लैंग्वेज का। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो बस एक ही भाषा को समझता है, वो कौन सी लैंग्वेज है, उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के अलावा कंप्यूटर को कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। आप कोई भी लैंग्वेज में इसको इन्फॉर्मेशन दोगे, ये पहले उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तब उसके बाद सीपीयू के द्वारा उसको एग्जीक्यूट करता है और अब उसके बाद आपको आउटपुट देता है। तो इसको बस मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड, मतलब ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को। इट इज एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फार्म, इसको बाइनरी फार्म के रूप में क्या करता है, लिखता है। वो बाइनरी फार्म कौन सा होता है, 0 और 1। 0 और 1 ही दो ऐसे बाइनरी नंबर हैं जिसका यूज करके मशीन लैंग्वेज को बनाया जाता है और इसी भाषा को मशीन कंप्यूटर समझता है। ठीक है, वेयर 0 मीन्स ऑफ स्टेट, 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट। ठीक है, मशीन लैंग्वेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड, मशीन लैंग्वेज यूज करने का जो एडवांटेज है वो क्या है, वो वेरी हाई स्पीड में काम करता है एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइज, बहुत कम मेमोरी यूटिलाइज करता है कंप्यूटर का, बहुत कम मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है मशीन लैंग्वेज के लिए। बट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग मशीन लैंग्वेज इज वेरी टफ, जैसे इसका बैकड्रा है उसको समझने और सीखने के लिए सीखना बहुत टफ काम है। ठीक है, एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सीखने को तो लोग सीखेंगे लेकिन क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सॉरी, लैंग्वेज थोड़ा सा वो हो रहा है हमारा, कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट, इसको लिखना और डिबग प्रोग्राम रिटेन इन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को लिखना और समझना और उस प्रोग्राम को डिबग करना मशीन लैंग्वेज में बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटेन ऑन
वन कंप्यूटर may not run on another कंप्यूटर। अगर मशीन लैंग्वेज को किसी एक कंप्यूटर पर लिखा गया है, मतलब प्रोग्रामिंग उसकी की गई है मशीन लैंग्वेज में, और उस मशीन लैंग्वेज को प्रोग्राम को अगर दूसरे कंप्यूटर पर रन कराते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस मशीन पे भी दूसरे जो कंप्यूटर पर भी वो लैंग्वेज रन हो जाए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, रन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज। कंप्यूटर है जो है मशीन लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं समझता है। ठीक है, इसके अलावा उसको कोई दूसरा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है अदर देन द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के अलावा और दूसरा लैंग्वेज कुछ भी नहीं समझता है। इट इज द लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली एक्सेप्ट एंड एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर CPU। इसी लैंग्वेज को जो CPU जो होता है वो डायरेक्ट एक्सेप्ट करता है और उस पर उस इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ऑल इंस्ट्रक्शन एंड डेटा that we feed into the computer, it first convert into the sequence of 0 and 1 before the CPU can process it। जो हम कंप्यूटर को जो इंफॉर्मेशन और डेटा देते हैं वो क्या जो फिट करते हैं कंप्यूटर में जो डेटा और इंफॉर्मेशन देते हैं वो फर्स्ट किस में कन्वर्ट होता है, सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। 0 और 1 के फार्म में, सीक्वेंस 0 और 1 के फार्म में वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है, मतलब बाइनरी नंबर में वो कन्वर्ट होता है बिफोर द CPU कैन प्रोसेस इट। CPU के प्रोसेस होने से पहले वो 0 और 1 के फार्म में सीक्वेंस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। हाउ एवर मशीन लैंग्वेज इज वेरी हार्ड फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड टू राइट प्रोग्रामिंग। मशीन लैंग्वेज को लिखना और समझना पीपल के लिए, मतलब लोगों के लिए बहुत हार्ड काम होता है। ठीक है, बहुत कठिन काम होता है। मशीन लैंग्वेज इज आल्सो रिग्रेट एज लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को दूसरे नाम से हम जानते हैं जिसको बोलते हैं लो लैंग्वेज। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन की हम विशेषताएं जान लेते हैं कि क्या क्या होती है विशेषताएं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन की जो विशेषताएं होती है उसमें क्या करते हैं, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित जो टेक्नोलॉजी होती है प्रथम जनरेशन में यूज किया जाता है। भंडार मतलब किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ करते हैं। और इनपुट और आउटपुट देने के लिए हम पंच कार्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट देने के लिए हम लोग पंच कार्ड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आकार में बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है। इसमें लैंग्वेज की अगर बात करें तो हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जहाँ पे ये कंप्यूटर इंस्टॉल होता है वहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि उससे ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है तो वहाँ पे हमें AC की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत महंगा होता है, ज़्यादा विश्वसनीय भी नहीं होता है और ये लगातार इसका रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। इस कंप्यूटर जहाँ पे इंस्टॉल होता है इसको रख रखाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये रहा इसका विशेषता और ड्रॉबैक दोनों आप लोग कह सकते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे हमारे। एनिक था, एडवेक था, यूनिवेक था, IBM 701, IBM 650। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड जनरेशन की। तो सेकेंड जनरेशन, ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, तो उसका जो पीरियड था सेकेंड जनरेशन का वो कौन सा था पीरियड, 1956 से लेकर 1963 का जो समय था उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उसके बारे में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज यूज़ किया गया था सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, तो जो द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। अब हम लोग सेकेंड जनरेशन में किसका यूज़ करते थे, ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे। किसकी जगह पे, वैक्यूम ट्यूब के। वैक्यूम ट्यूब को हटा के अब वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते थे टेक्नोलॉजी में, ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का हम लोग यूज करते थे। दिस मेड कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर, मोर रिलायबल एंड चीपर टू बिल्ड देन ईयरली कंप्यूटर। ठीक है, सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो क्या था, बहुत मैंने कंपेयर अगर किया जाए फर्स्ट जनरेशन से तो उसकी तुलना में स्मॉलर था, उससे ज़्यादा फास्ट था, उससे ज़्यादा रिलायबल था, मतलब विश्वसनीयता थी उसमें उस कंप्यूटर में, एंड चीपर टू बिल्ड,
उसको बनाने में फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कम खर्चे लगते थे देन ईयरली कंप्यूटर, मतलब पहले जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में उसको बनाने में कम खर्चा लगता था। दे यूज पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टैप टू स्टोर डेटा। सेकेंड जनरेशन में भी हम लोग इनपुट देने के लिए क्या यूज करते थे, पंच कार्ड का यूज करते थे, और स्टोर करने के लिए डेटा को किसका यूज किया करते थे, किसका यूज करते थे हम लोग, मैग्नेटिक टेप का, और इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर थे वो कौन कौन थे, IBM, ये मॉडल नंबर है उसका, ठीक है, IBM 1790, ठीक है, IBM 1794 और इनिवेक 1108, ठीक है, ये हमारा सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है IBM 1400, ठीक है, ये उस समय के कंप्यूटर के मॉडल नंबर है। ठीक है, ये हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कहे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड जनरेशन में कौन कौन सा क्या क्या यूज किया गया था, उसको हम लोग एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। तो दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर का क्या करते थे हम लोग, ट्रांजिस्टर का यूज करते थे। ये रहा वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे। और जो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार जो जिन्होंने किया था, आप लोग देख सकते हैं ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे। ठीक है, तो ये हमारा रहा ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर ऑफ और इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर वाज विलियम शॉकली। जो विलियम शॉकली हमारे थे 1947 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, विलियम शॉकली, इन्होंने 1947 में 1947 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो हमारा ट्रांजिस्टर दिखता कैसा था आप लोग फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसका उपयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब की जगह पे। ठीक है, तो 1947 में विलियम शाकले जो हमारे थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। प्रथम पीढ़ी की तुलना में कंप्यूटर का आकार क्या हो गया था, छोटा हो गया था, उसका स्पीड तेज हो गया था और उससे ये सस्ते हो गए थे। ठीक है, वे पहले की तुलना में कम ऊर्जा इस्तेमाल करते थे। जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो पहले की तुलना में कम ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे, मतलब कम इसको इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, इसमें मेमोरी के तौर पे मेमोरी को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाने लगा था सेकेंड जनरेशन में। तो हमारे सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से जो कंप्यूटर यूज किए जाते थे उसको हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं कि लैंग्वेज कौन कौन से यूज किया जाता था सेकेंड जनरेशन में। तो हम लोग लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था सेकेंड जनरेशन में, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दिस लैंग्वेज यूज सिंबल इन प्लेस ऑफ 01 के स्थान पे हम लोग क्या यूज करने लगे, सिंबल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इफ द ऑपरेट कोड फॉर ADD, अगर हम लोग किसी कंप्यूटर को ADD लिखते हैं, कीबोर्ड इनपुट देते हैं, तो किसमें कैसे लिखा जाता था कंप्यूटर में, 0010 इन बाइनरी लैंग्वेज, वो बाइनरी लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, इट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज ADD इन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारा असेंबली लैंग्वेज जो हो गया सिंबल के रूप में, इसको पहचानना। अब 01 के रूप में नहीं, बाइनरी नंबर के रूप में नहीं, अब किसमें ADD, मतलब अब हम लोग इसको अल्फ़ाबेट में सिंबल के रूप में हम लोग यूज करने लगे। इसी सिंबल को हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज यूज सिम्बोलिक कोड। जो असेंबली लैंग्वेज है उसको क्या हम बोल सकते हैं, सिम्बोलिक कोड भी बोल सकते हैं। हेंस इट इज इजी टू वर्क विथ असेंबली लैंग्वेज देन बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज क्या था, इजी था समझना लोगों के लिए। ठीक है, सिंस ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। हम लोग अभी हमने बताया था कि कंप्यूटर को बस एक ही भाषा समझ में आती है, और कौन सी भाषा है, बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, वो मशीन लैंग्वेज की भाषा समझता है। तो सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम
हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। जब हम लोग असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखते थे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता था किसमें, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। ट्रांजिस्टर प्रोग्राम नोन एज ए असेंबलर, जो ट्रांसलेशन जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेशन करने के लिए जो प्रोग्राम लिखते थे उसको क्या बोलते थे, असेंबलर बोलते थे, ठीक है। उसके लिए अलग से प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ठीक है। तो उसको हम उस प्रोग्राम को क्या बोलते थे, असेंबलर। वे डेवलप टू द कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज, जो क्या करता था, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था किसमें, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता था उसको कन्वर्ट कर किसमें करता था, वो मशीन लैंग्वेज में। और जो कन्वर्ट करने वाला जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम था उसको क्या बोलते थे, असेंबलर, ठीक है। क्या बोलते थे, असेंबलर। तो असेंबलर लैंग्वेज इज आल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं, इसको ट्रिपल एल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा सेकेंड जनरेशन में कौन कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे और क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, उसके बारे में हम लोग जान लिए, ठीक है। तो ये हमारा रहा सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आते थे। तो हमने आपको पिछले स्लाइड में दिखा दिया था कि कौन कौन से कंप्यूटर उसमें आते हैं, तो आप लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड जनरेशन की। तो ये रहा हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड काल था वो कौन था, 1964 से लेके 1971, 1964 से लेके 1971 का जो समय था उसको हम बोलते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो उस जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, कौन कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी थर्ड जनरेशन की, वो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको बोलते हैं आईसी, अगर शॉर्टकट बोला जाए तो आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का हम लोग यूज करते थे टेक्नोलॉजी के रूप में, ठीक है। ट्रांजिस्टर भी हट गया, वैक्यूम ट्यूब भी हट गया, उसके जगह पर अब क्या यूज करने लगे हम लोग, आईसी, ठीक है। इट वाज रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर, इस टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर का साइज ही चेंज कर दिया, ठीक है। जिस टेक्नोलॉजी की यूज करने के बाद कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया था, ठीक है। इट वाज रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर एंड दे बिकम मोर पावरफुल, ये कंप्यूटर का जो पावर हो गया था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इस टेक्नोलॉजी की यूज करने से। वो क्या हो गया था, ज़्यादा फास्ट हो गया था, मोर रिलायबल, ज़्यादा विश्वसनीयता उसके अंदर आ गई थी, एंड चीपर देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की तुलना में इसका जो खर्चा था बहुत कम हो गया था, ठीक है। इसका जो खर्चा आता था बहुत कम हो गया था सेकेंड जनरेशन की तुलना में। दे यूज ऑफ द कीबोर्ड, अगर कोई पूछे आपसे कि कीबोर्ड का सबसे पहले यूज, फर्स्ट टाइम कीबोर्ड का यूज किस जनरेशन में किया गया था, तो आप बताओगे थर्ड जनरेशन में। किस जनरेशन में कीबोर्ड का यूज किया गया था, थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड का यूज फर्स्ट टाइम किया गया था। तो दे यूज ऑफ कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। अगर मॉनिटर की भी अगर बात किया जाए कि फर्स्ट टाइम मॉनिटर का यूज किस जनरेशन में किया गया है, तो आप बताओगे थर्ड जनरेशन, तीसरे पीढ़ी में मॉनिटर का यूज स्टार्ट हो गया था, स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम कीबोर्ड माउस मॉनिटर का यूज थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हो गया था। मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, अब मैग्नेटिक टेप की जगह पर अब हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते थे, क्या यूज करने लगे, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क का यूज करने लगे। आल्सो बिगॉन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, और थर्ड जनरेशन में ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज फर्स्ट टाइम करने लगे, ठीक है। आप लोग देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज फर्स्ट टाइम किस जनरेशन में किया गया था, तो आप बताओगे थर्ड जनरेशन में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर की, थर्ड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज किए गए थे, अगर उसकी बात किया जाए तो हमारे थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें कौन कौन सा है, IBM 370 एंड
अल्टेयर, ठीक है। उसके अलावा PDP 8, PDP 11, ICL 2900, IBM 360 सीरीज, TDC 2016 हमारा इस जनरेशन के कंप्यूटर यूज किए गए थे, ठीक है। तो हम लोग एक बार ब्रीफ में जाने की कोशिश करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में, एक बार हम लोग ब्रीफ में समझते हैं। तो तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हो गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज, IC का इस्तेमाल होने लगा था, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें IC ट्रांजिस्टर अरे इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें, ठीक है, तो इसके आविष्कारक कौन थे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट IC का आविष्कारक कौन थे, तो इन्वेंटर ऑफ IC वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे जिनका नाम था क्या, जैक किल्बी। क्या नाम था उनका, जैक किल्बी। 1958 में इसका आविष्कार किए थे IC का। किस में आविष्कार किया था उन्होंने, 1958 में किया था। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिनका नाम था क्या, जैक किल्बी, ठीक है। इन्होंने इसका ट्रांजिस्टर और IC का आविष्कार इन्होंने किया था इंटीग्रेटेड सर्किट का, ठीक है। तो IC का आविष्कार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक किल्बी द्वारा 12 दिसंबर 1958 में किया गया था। किसमें, 1958 में। IC के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है। तो IC के अंदर क्या लगे होते थे, आप फिगर में देख सकते हैं, देखिए ये रहा IC हमारा। तो इसमें क्या होता था, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर लगाए जाते थे, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। उन्हें सिलिकॉन चिप पर लगाए जाते थे। किसके परत पर लगाया जाता था, सिलिकॉन के परत के ऊपर ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर लगाए जाते थे, जिन्हें हम अर्धचालक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इससे कंप्यूटर की गति क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, और कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया था। इस टेक्नोलॉजी के यूज करने के बाद कंप्यूटर की गति बढ़ गई थी, आकार बहुत छोटा हो गया था, और इसके काम करने की गति ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसमें बिजली का खपत भी कम हो गया था, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी की यूज करने के बाद। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा था। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपको पिछले बता चुका हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज होने लगा था, और इनपुट और आउटपुट देने के लिए फर्स्ट टाइम कीबोर्ड और माउस का भी उपयोग थर्ड जनरेशन में किया गया था। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं हम लोग जान लेते हैं कि IC टेक्नोलॉजी के रूप में IC पर आधारित टेक्नोलॉजी था। थर्ड जनरेशन का आकार में छोटा और कम वजनी था। सेकेंड जनरेशन की तुलना में अधिक भरोसेमंद और कम खर्चीले वाला कंप्यूटर था। थर्ड जनरेशन का अगर कंपेयर किया जाए सेकेंड जनरेशन से, तो सेकेंड जनरेशन की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद था, कम खर्चीला था, रख रखाव में ज़्यादा इसकी कमी आ गई थी थर्ड जनरेशन में, ठीक है। जो अगर लैंग्वेज की बात करें हम लोग थर्ड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे, तो हम लोग अभी देखेंगे। ऊर्जा की जो खपत होती थी बहुत कम हो गई थी। कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम इस जनरेशन में होने लगा था। प्रोसेसिंग सेकेंड जनरेशन की तुलना में बहुत तेज़ था। ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग यूज करने लगे थे थर्ड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में उपयोग हम लोग जनरल पर्पज के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग करने लगे थे। कार्य क्षमता में भी बढ़ोतरी हो गई थी थर्ड जनरेशन में, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ करता था, ठीक है। तो हम लोग कौन सा यूज करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज थर्ड जनरेशन में करते थे। तो थर्ड जनरेशन में जो हाई लेवल लैंग्वेज जो यूज होता था उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। व्हाई इट इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। इसको हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज इज क्वाइट सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो मतलब था वो सिमिलर था किसके,
किसके कंपेयर, इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसी के तुलना, उसी के समान ये हाई लेवल लैंग्वेज था, ठीक है, कंप्यूटर का। तो हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते थे हमारे, बेसिक, ठीक है, उसके बाद क्या आता था, कोबोल, फोटान, पास्कल, ठीक है, क्या है, पास्कल। उसके बाद सी प्लस प्लस, जावा, ये जितने लैंग्वेज थे, जितने ये लैंग्वेज थे ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज के नाम है, ये जो हमने बताया, बेसिक, कोबोल, फोर्टान, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, ये क्या है, अलग अलग लैंग्वेज हैं, ठीक है, उस थर्ड जनरेशन के। आर सम ऑफ द वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ये उस समय के सबसे पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज जो थे ये हमारे यही थे, ठीक है, जो हमने अभी बताया आपको। हाई लैंग्वेज प्रोग्राम नीड टू ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज। हमने आपको बताया कि कंप्यूटर को बस एक ही भाषा समझ में आती है, और कौन सा लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज। तो जब हम लोग प्रोग्रामिंग को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते थे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता था, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता था, किसके रूप में, मशीन लैंग्वेज के रूप में। तो उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो उसको प्रोग्राम को लिखना पड़ता था, तो उस प्रोग्राम को क्या बोलते थे हम लोग, ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ठीक है, क्या बोलते थे हम लोग, ट्रांसलेटर प्रोग्राम। तो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट आर फॉलोड, मतलब उस समय के जो दो ट्रांसलेटर जो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे उसका नाम था क्या, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये दो तरह के जो हमारे ट्रांसलेटर प्रोग्राम थे, उसको क्या करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इंटरप्रेटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये इंटरप्रेटर क्या होता है कि दिस ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जो हमारा इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम था ये क्या करता था, कन्वर्ट करता था हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, जो इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेटर था ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, एक लाइन के बाद दूसरा लाइन, दूसरा लाइन के बाद तीसरा लाइन, इस तरह से क्या करता था, ट्रांसलेट करता था। एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन जो था वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता था, एंड देन रिपीट द प्रोसीडर फॉर द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन। इस प्रोसेस को क्या करता था, बार बार रिपीट करता था, ठीक है। एंड एरर आर फाउंड, अगर कोई एरर अगर उसमें मिल जाता था तो इसको क्या करता है, रिपीट करता रहता था, ठीक है, उसी लाइन बाय लाइन को। दे आर टू बी इमीडिएटली रिमूव, दे आर टू बी इमीडिएटली रिमूव, ये जहाँ पे एरर मिलता था वहाँ से क्या हो जाता था, रिमूव हो जाता था। द कन्वर्टेड फॉर्म इज नॉट स्टोर एनी वेयर, देयर फॉर इट हैज़ टू बी जनरेट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जो ये कन्वर्टर था ये कहीं भी अपना डेटा स्टोर नहीं करता था, बस ये क्या करता था, जब ये एग्जीक्यूट होता था उसी समय ये स्टोर होता था, और जैसे ही एजुकेशन समाप्त होता था तो हमारा जो भी कन्वर्टर जो था वो क्या होता था, वहाँ से चला जाता था, मतलब समाप्त हो जाता था, ठीक है, जो कन्वर्ट किया हुआ होता था प्रोग्राम को। इंटरप्रेट प्रोग्राम आर प्रेफर्ड फॉर बिगिनर एंड आर स्लो इन एजुकेशन स्पीड। जो इंटरप्रेटर जो प्रोग्राम था बिगिनर के लिए उपयोग किया जाता था, बिगिनर को समझने के लिए इसका उपयोग करते थे, जिसमें कि लाइन बाय लाइन ये कन्वर्ट करता था और रीडर को बताता था लाइन बाय लाइन, और जो इसके एजुकेशन करने का जो स्पीड था बहुत स्लो था, ठीक है। तो जो इंटरप्रेटर प्रोग्राम था ये बिगिनर के लिए उपयोग किया जाता था, जो ट्रांसलेट करने का, जो हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता था, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कंपाइलर की, ठीक है, तो कंपाइलर क्या होता है, तो कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम। कंपाइलर क्या है हमारा, ट्रांसलेटर प्रोग्राम है यूज टू कन्वर्ट ए हाई लेवल प्रोग्राम
ये हाई लेवल प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। एक कंपाइलर ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम एट ए वन टाइम। जो कंपाइलर था ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट नहीं करता था, ये क्या करता था, होल प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। एक ही टाइम पर ये पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता था। इट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम आल्सो विद द लिस्ट ऑफ एरर। और ये एक ही बार में जितना एरर होता था उसको फाइंड आउट करके बता देता था एक ही समय में, ठीक है। द एजुकेशन इज वेरी फास्ट, जिसका एजुकेशन जो था बहुत ही फास्ट था कंपेयर टू इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर प्रोग्राम की तुलना में, ठीक है। तो अगर हम लोग अगर समझने की कोशिश करें लैंग्वेज को, ठीक है, अगर समझने की कोशिश करें कि ये कैसे कन्वर्ट करता था, ठीक है, तो आप लोग सपोज करें कि ये हमारे जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर थे ये क्या थे, ट्रांसलेटर थे। ये क्या करते थे, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए एक मीडियम बनाया गया, ठीक है। जब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को लिखते थे तो मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना पड़ता था इसको, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्टर थे। एक तरह से मान लिया जाए तो ये हमारा क्या थे, कन्वर्टर थे। ये प्रोग्राम को क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे दूसरे लैंग्वेज में। सपोज करिए कि कोई हमारा विदेश, मतलब कोई हमारा यूनाइटेड स्टेट से कोई हमारे यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति भारत आते हैं, ठीक है। तो उनका जो लैंग्वेज होगा वहाँ का यूनाइटेड स्टेट का, वो अपने लैंग्वेज को अगर इंडिया में बोलेंगे तो इंडिया के लोग उसको समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे ना। तो उसको उस लैंग्वेज को समझने के लिए कोई ना कोई एक बंदे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उस भाषा को कन्वर्ट करके वो क्या करता है, इंडिया के लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके बताता है। मान लीजिए हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट होंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे, तो उनको उनका भाषा अगर समझ में नहीं आएगी तो एक उसमें क्या होता है, कन्वर्टर होता है, ठीक है। जो भाषा को क्या करता है, कन्वर्ट करके बताता है, जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस भाषा को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर सपोज द फ्रेंच प्रेसिडेंट इज विजिटिंग इंडिया ऑन ए ऑफिशियल टूर के लिए सपोज करो कोई फ्रेंच के प्रेसिडेंट आते हैं भारत में, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ईच अदर। अगर एक दूसरे को समझना होगा, बोथ प्रेसिडेंट की लैंग्वेज को समझना होगा तो एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बोथ द फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड द इंडिया प्राइम मिनिस्टर कुड रिक्वायर्ड ए इंटरप्रेटर। एक इंटरप्रेटर की रिक्वायर्ड पड़ती है जो क्या करता है, लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, टू ट्रांसलेट द फ्रेंच लैंग्वेज इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। मतलब फ्रेंच लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, और जो इंडिया का जो लैंग्वेज होगा उसको किस में कन्वर्ट करेगा, फ्रेंच लैंग्वेज में। तो जो इंटरप्रेटर का जो काम करता है वही कौन सा होता है, कंप्यूटर में भी हमारे दो होते हैं इंटरप्रेटर का जो काम करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में। कौन कौन से इंटरप्रेटर होते हैं हमारे, आपने देखा कौन सा है हमारा, एक हो गया कंपाइलर, दूसरा हो गया क्या, दूसरा हमारा क्या हो गया, इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर हो गया और दूसरा कंपाइलर, ये दो हमारे क्या हो गए, इंटरप्रेटर हो गए, जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं असेंबलर या हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो कौन कौन से फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर आते हैं, तो कौन से होते हैं, IBM 4341 स्टार 1000, PUP 11, मशीनतोस, PC, ये हमारे क्या आते हैं। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, तो 1971 से प्रेजेंट टाइम। 1971
बहुत लोग मानते हैं, कुछ लोग 1972 से मानते हैं, 1972 से प्रेजेंट टाइम को मानते हैं, 4th जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड। ठीक है, तो 4th जनरेशन में हम लोग 4th जनरेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो 4th जनरेशन में कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था और कौन कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया गया था, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा द 4th जनरेशन कंप्यूटर आर। जो 4th जनरेशन का कंप्यूटर है उसको हम अदर भाषा में क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न डे, जो इस समय का जो कंप्यूटर है मॉडर्न डे कंप्यूटर बोल सकते हैं। ठीक है, हैव माइक्रो प्रोसेसर, उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी उस समय, माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। ये रहा हमारा माइक्रो प्रोसेसर एज देयर मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट। 4th जनरेशन का जो मेन जो कंपोनेंट था वो क्या था, माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, दे आर कम्पैक्ट, पावरफुल, फास्ट, हाई रिलायबल एंड मच चीपर देन 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 3rd जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में यह क्या था, ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ज़्यादा उसकी तुलना में फास्ट था, हाई रिलायबल, उनकी तुलना में ज़्यादा विश्वसनीयता थी, इसमें ज़्यादा विश्वास किया जा सकता था इस कंप्यूटर के ऊपर, और ज़्यादा ये क्या था, 3rd जनरेशन की तुलना में इसका मूल्य था बहुत कम था। ठीक है, 3rd जनरेशन की तुलना में। तो दे सपोर्ट ए होस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट एंड स्टोर डिवाइस। मैंने जो 4th जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो हमारा क्या क्या सपोर्ट करता था, इनपुट को भी सपोर्ट करता था, आउटपुट को भी, और स्टोर करने वाले डिवाइस को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता था। अगर 4th जनरेशन की हम लोग बात करें कि उसमें उस समय के कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जिस समय हम लोग डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप जो यूज़ करते हैं, मोबाइल जो कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं, और एम्बेडेड मतलब एम्बेड करके जो कंप्यूटर बनाया जाता है, जो सभी लोग क्या आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर 4th जनरेशन की अगर बात किया जाए तो 4थे पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जाता था या जाता है, अभी भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसी का। तो इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप जो होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप जो विकसित किए गए, जिस पर लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उस पर क्या होते हैं, लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उस चिप पे। ठीक है, अगर बात किया जाए तो अगर हम लोग फिगर के माध्यम से अगर देखना चाहें इसको, तो हम लोग देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर किसे दिखता था। ठीक है, और उसके इन्वेंटर कौन थे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कौन किया था, इन्वेंटर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वाज, कौन इसके आविष्कारक थे, आप लोग देख सकते हैं, इनका नाम था मार्शियन ई हब। क्या था, मार्शियन ई हब। इन 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कैसा दिखता है आप लोग फिगर में देख सकते हैं। ये रहा, देखो इस पर ट्रांजिस्टर लगे हैं, लाखों ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जो लगे हुए, ठीक है, इसमें इनबिल्ड होता है, किस पे, माइक्रो चिप पे। ठीक है, तो इस पीढ़ी के दौरान अन्य पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, जो हमारे जॉयस्टिक हो गए, प्रिंटर हो गया, जो पैरेलल काम करते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, उनको बोलते हैं पैरेलल डिवाइस। ठीक है, जो कंप्यूटर के साथ साथ भी काम करते हैं, एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने के लिए एक नेटवर्क। इसी जनरेशन में हमारा अगर बात करें 4th जनरेशन के, इसी में हमारा नेटवर्क, जिसको इंटरनेट बोलते हैं, तो उसका आगाज हुआ था, आविष्कार हुआ था इसी जनरेशन में। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसलेट करने के लिए हम किसका उपयोग करते थे, इंटरनेट का। ठीक है, तो इस हम लोग बोल सकते हैं कि इस जनरेशन में इंटरनेट का विकास हुआ था। अगर कोई पूछे कि इंटरनेट का विकास किस जनरेशन में हुआ था, तो आप बोलोगे 4th जनरेशन में। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की एक तकनीक जिसे हम क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या बोलते हैं उसको, जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी
माइक्रो प्रोसेसर में वो क्या था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला माइक्रो कंप्यूटर हमारा कौन बनाया था, कौन सी कंपनी बनाई थी, MITS नाम की एक प्रसिद्ध कंपनी थी जिन्होंने माइक्रो कंप्यूटर का पहला आविष्कार किया था। आज दुनिया में दो बड़ी माइक्रो प्रोसेसर कंपनियां हैं जो माइक्रो प्रोसेसर को बनाती हैं, उनका क्या नाम है, इंटेल और AMD, दो नाम की जो कंपनी है वो माइक्रो प्रोसेसर को बनाती हैं। उच्च गति वाले नेटवर्क का विकास, जिन्हें हम अगर नेटवर्क की बात करें तो इसी जनरेशन में कौन कौन से नेटवर्क का आगाज हुआ था, विकास हुआ था, लैन जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा हो गया वैन जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका भी आविष्कार इसी जनरेशन में हुआ था, जिसमें इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर देना हो तो हम लोग इस नेटवर्क के थ्रू यूज करके भेजते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात किया जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम हमारा थर्ड जनरेशन में ही यूज होना शुरू हो गया था। तो अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया, तो MS-DOS का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, MS-DOS का पहली बार इस्तेमाल इसी पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, MS-DOS का ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में पहली बार इस्तेमाल इसी पीढ़ी में हुआ था। कुछ समय के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक नाम की कंपनी है जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, उन्होंने क्या किया था, एक सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिसका नाम था माइक्रो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, भी कंप्यूटर में उस समय आने लगे थे। कुछ समय के बाद MS-DOS के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया था। ठीक है, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया आप लोग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उसका इसी जनरेशन में आगाज हो गया था, शुरुआत हो गई, प्रारंभ हो गया मल्टीमीडिया। ठीक है, हम लोग वीडियो को देखने लगे, कंप्यूटर में भी वो सपोर्ट करने लगा वीडियो को भी। चौथी पीढ़ी में ही सी प्रोग्रामिंग भाषा मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ। जो सी प्रोग्रामिंग जो है उसका अच्छे से विकास हमारा फोर्थ जनरेशन में ही है, जिसको बोलते हैं सी लैंग्वेज, जिसमें प्रोग्रामिंग करना सरल हो गया था, जिसमें प्रोग्रामिंग लिखना और समझना क्या हो गया था, बहुत आसान हो गया था। कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति अगर बात करें, कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति किस पीढ़ी में आई थी, तो हम बोलेंगे फोर्थ जनरेशन में इसकी क्रांति सबसे ज़्यादा आई थी। और पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किस जनरेशन में ज़्यादा होने लगा था, तो आप बोलोगे फोर्थ जनरेशन में ज़्यादा लोग कंप्यूटर का यूज करने लगे थे। ठीक है, और ज़्यादा लोगों के लिए इसका जो साइज़ था बहुत छोटा हो गया था, स्पीड बहुत फास्ट हो गई थी, जो इलेक्ट्रिक कंज्यूमिंग का जो खपत था बहुत कम हो गया था। ठीक है, ये सब इसमें इसकी विशेषताएं हैं फोर्थ जनरेशन की। तो अगर विशेषताओं की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उस समय यूज की गई थी। तो VLSI बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित हमारा ये क्या था, कंप्यूटर था, जिसको बोलते हैं VLSI बेस। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम करता था। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम का फोर्थ जनरेशन में, तो GUI बेस्ड मतलब क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग ग्राफिकल का यूज करते थे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो आप लोग देखते हैं विंडो 2000, विंडो 2001, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, विंडो 11, ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका जो क्या करता है, आविष्कारक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है। एक माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है, जो किस पे आधारित होता है, GUI बेस्ड पे जो आधारित होता है। ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ये क्या होता है, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर अधिक तेज होता है, भरोसेमंद होता है, और शुद्ध जो आउटपुट होता है वो यूजर को देता है। आकार में क्या होता है, बहुत छोटा होता है और हल्का होता है कंपेयर टू थर्ड जनरेशन के। ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोग इस जनरेशन में शुरू कर दिए थे, फोर्थ जनरेशन में ही इंटरनेट का आगाज हो चुका था। ठीक है, आम इंसान तक पहुंचने वाला, हर इंसान के पास कंप्यूटर पहुंचना किस जनरेशन में शुरू हो गया, फोर्थ जनरेशन में। तो
फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में एसी की जगह पे क्या इस्तेमाल होने लगा, फैन का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे सीपीयू में फैन लगे होते हैं, अगर लैपटॉप में भी देखेंगे तो फैन एक तरफ लगा होता है जिससे हमारा हीट जो होती है बाहर निकलती रहती है। ठीक है, अगर लैंग्वेज की बात किया जाए फोर्थ जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज, तो उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं हम लोग अभी देखेंगे। अगर खर्चे की बात किया जाए तो कम खर्चीला होता है फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ जनरेशन में क्या क्या हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज ही इसमें यूज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसका क्या फ्यूचर होता है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेज विद द फॉलोइंग फीचर। तो फोर्थ जनरेशन का जो लैंग्वेज होता है वो निम्नलिखित जो फ्यूचर होते हैं उस फ्यूचर से क्या होता है बना होता है। उसमें क्या क्या फ्यूचर होता है, हाई यूजर फ्रेंडली, मतलब ये ज़्यादा हाई यूजर फ्रेंडली होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, मतलब खुला हुआ, मैं किसी कंप्यूटर पर रन होने के लिए ये आसानी से रन हो जाता है किसी भी कंप्यूटर पे, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होने के लिए क्या होता है, आसान होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है। वेरी हाई स्पीड ऑफ एजुकेशन डिज़ाइन, या बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे एजुकेशन करने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन किया गया है। टू रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफोर्ट, कम एफोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज लोग सीख सकें, इस तरह से इस लैंग्वेज को बनाया गया है। मिनिमम एफोर्ट फ्रॉम द यूजर टू द ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, कम से कम प्रयास में इस लैंग्वेज को समझना और जानना क्या हो गया है, यूजर के लिए आसान हो गया है। फोर्थ जनरेशन के जो लैंग्वेज यूज किया जाता है फोर्थ जनरेशन में, जिसको हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से लैंग्वेज आता है हमारा, C++, .NET, जावा, इस तरह के जो लैंग्वेज जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिसका यूज किया जाता है फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, तो कुछ फोर्थ जनरेशन के जो हम कंप्यूटर के नाम आपको बता देते हैं, जिसको बोलते हैं IBM 4341, स्टार 1000, PUP11, मैकिन्टोश, PC, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, नोटपैड, तो जितने जो आप लोग यूज कर रहे हैं मॉडर्न इस समय मॉडर्न डे में, ये सब हमारे फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर। अगर हम लोग फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का प्रेजेंट जो टाइम पीरियड होता है, जो प्रेजेंट टाइम में इस समय जो चल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है इस समय, उसके बारे में जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, तो दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन ULSI, ये टेक्नोलॉजी का नाम है, ये इस समय यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, एज वेल एज पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI नाम का क्या है टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का इस समय यूज किया जा रहा है। ठीक है, और इसके पैरेलल और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, AI इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस में AI टेक्नोलॉजी को क्या किया गया है, इमर्जिंग किया गया है, इमर्ज कर दिया गया है इस ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, AI टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए, विच इंटरप्रेट्स द मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग जैसे किसी काम को करता है, उसी तरह इसमें AI टेक्नोलॉजी में हम लोग उसको क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में मेथड और कैसे उसको इस मेथड के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को बना सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन है काम करते हैं, उसी तरह इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इस कंप्यूटर को विकसित कर रहे हैं हम लोग इस समय, कि वो ह्यूमन की तरह ही काम करें। ठीक है, ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C and C++, जावा, .NET, मैंने जो हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं जो C++, जावा, .NET हैं, इसमें यूज किया जा रहा है, आर यूज इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में इस लैंग्वेज का प्रयोग करके ये ह्यूमन की तरह क्या किया जाता है, ह्यूमन की तरह ये कंप्यूटर को बनाया जा रहा है इस समय।
AI इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। अगर बात करें हम लोग एग्जांपल की, तो डेस्कटॉप लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, अल्ट्रा बुक हो गया, क्रोम बुक हो गया, ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं 5th जनरेशन के, ठीक है। ये हमारे 5th जनरेशन के क्या हैं, उदाहरण हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग फिगर की, अगर इस स्लाइड को अगर हम लोग अगर बात करें समझने की, तो स्लाइड से हम लोग समझते हैं, जितना हम लोग ने ऊपर पढ़ा है इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और इसको हम लोग साथ नोट की तरह एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा जनरेशन हो गया, पीरियड हो गया, पार्ट्स कौन कौन सी यूज हुआ करता था वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। डेटा इनपुट देने के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, डेटा आउटपुट में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, कौन सा कंपोनेंट, एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए कौन क्या यूज़ किया जाता था, लैंग्वेज क्या यूज़ किया जाता था, एग्जांपल उस समय के कौन कौन से कंप्यूटर थे, उसके बारे में जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन हमारा कब से कब तक था, 1940 से 1956 में था। अगर पार्ट कौन सा यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे उस समय हम लोग टेक्नोलॉजी के रूप में। अगर डेटा इनपुट देने के लिए कौन कौन सी चीज़ यूज करते थे, पंच कार्ड का यूज करते थे और पेपर टेप, दो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था इनपुट देने के लिए कंप्यूटर को। अगर आउटपुट की बात करें तो प्रिंट आउट की जो प्रिंट आउट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था आउटपुट के लिए। अगर हम स्टोरेज की बात करें, एक्सटर्नल स्टोरेज की अगर बात किया जाए तो मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते थे। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो हम लोग उस समय फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, ठीक है, जिसमें 0-1 के सेकेंड में हर में ये होता है मशीन लैंग्वेज, और कंप्यूटर को यही भाषा समझ में आती है, मशीन लैंग्वेज ही, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो यूनिवेक हो गया, इनिक हो गया, इडवेक हो गया, ये क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए किसके, हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अगर सेकेंड जनरेशन की बात किया जाए तो सेकेंड जनरेशन हमारा कब तक था, 1956 से लेकर 1963 में। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था उस समय, ठीक है। अगर इनपुट देने की बात किया जाए तो इनपुट देने के लिए भी हम लोग कौन कौन सा यूज़ करते थे, पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज़ किया करते थे। अगर प्रिंट आउट की बात किया जाए तो प्रिंट आउट में हम वो टेक्नोलॉजी प्रिंट आउट्स की यूज़ करते थे। अगर स्टोरेज की बात किया जाए, स्टोर करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, तो हम लोग मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते थे, ठीक है। अगर लैंग्वेज की बात किया जाए तो लैंग्वेज कौन कौन सी यूज होता था सेकेंड जनरेशन में, तो वो गया फोटान, कोबोल्ट, बेसिक, PL1, ठीक है। ये इस तरह की टेक्नोलॉजी अरे लैंग्वेज यूज़ किया जाता था सेकेंड जनरेशन में, जिसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो ये हमारा रहा एग्जांपल, सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज हुआ करते थे, तो IBM 1790, IBM 1794, यूनिवेक 1108, IBM 40,000, ये क्या हो गए हमारे उस समय के कंप्यूटर के नाम हैं जो उस समय यूज हुआ करते थे, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे थर्ड जनरेशन कब से कब तक था, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड जनरेशन हमारा कब से स्टार्ट हुआ था, 1964 से लेकर 1971 तक, ठीक है। 1964 से 1971 टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, इसमें हम लोग IC का यूज़ करते थे, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर इनपुट की बात किया जाए तो इनपुट में हम लोग फर्स्ट टाइम कीबोर्ड का यूज़ किए थे और माउस, दोनों का फर्स्ट टाइम उन्होंने थर्ड जनरेशन में यूज़ किया था। अगर मॉनिटर की बात करें तो फर्स्ट टाइम उन्होंने थर्ड जनरेशन में ही मॉनिटर का भी यूज़ किया था। अगर कोई पूछे कि मॉनिटर कीबोर्ड का फर्स्ट टाइम किस जनरेशन में यूज़ हुआ था तो आप बताओगे थर्ड जनरेशन में। और मैग्नेटिक टेप की जगह पर स्टोरेज के लिए अब क्या यूज होने लगा था, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। अगर लैंग्वेज की बात किया जाए कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी थर्ड जनरेशन में, तो बेसिक C++, जावा, फोर्ट्रान एंड पास्कल, ये क्या थे हमारे उस जनरेशन के लैंग्वेज यूज करते थे उस समय, इस लैंग्वेज का यूज करते थे। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए थर्ड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज हुआ करते थे, तो IBM 360,
IBM 370 एंड अल्टेयर। ठीक है, अल्टेयर हमारे ये क्या थे, उस जनरेशन के कंप्यूटर थे, थर्ड जनरेशन के। अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में हमारा उसका पीरियड टाइम क्या है, 1972 से प्रेजेंट टाइम। उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अगर इनपुट देने की बात किया जाए तो कौन कौन सा यूज किया जाता था इनपुट देने के लिए, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर यूज होने लगा था फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, अगर आउटपुट की बात किया जाए तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इस तरह की टेक्नोलॉजी डिवाइस यूज होने लगी थी। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में। अगर स्टोरेज की बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क विद हायर कैपेसिटी के साथ मैग्नेटिक डिस्क का यूज होने लगा है फोर्थ जनरेशन में। अगर लैंग्वेज की बात किया जाए कौन कौन सी लैंग्वेज हम लोग यूज करने लगे हैं, फोर्थ जनरेशन में यूज करते थे तो RDBMS। ठीक है, RDBMS, C++, जावा, .NET, HTML, PHP, इस तरह के लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन में यूज होने लगे थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, कौन कौन से कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो सकते हैं फोर्थ जनरेशन में, तो हमारा हो गया डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, मोबाइल कंप्यूटर्स और एम्बेडेड कंप्यूटर। जो हम लोग एम्बेड करके जो कंप्यूटर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। ये हमारे फोर्थ जनरेशन के उदाहरण हो गया। अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में हमारा प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है और भविष्य में जो टाइम आने वाला है वो फिफ्थ जनरेशन में अंतर्गत आएगा। उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते थे, तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी यूज करते थे। उसके अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती हैं, जो हमारा अगर फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो रोबोट है, जो रोबोट इस समय जो चल रहा है वो हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, जो ह्यूमन की तरह काम करते हैं। ठीक है, इस समय के रोबोट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन की तरह बिहेवियर करते हैं। वो बोलते हैं, किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बोलने पर लेके चले जाते हैं, वहाँ से उस सामान को बोलेंगे तो वो सामान को वहाँ से लेके चले भी जाते हैं। तो ये ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये हमारे फिफ्थ जनरेशन के क्या है, डेवलपमेंट है। ये जो इस समय के कंप्यूटर है वो ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर रहे हैं। जैसा ह्यूमन बीइंग सोचता है, मतलब कर रहा है, वैसे वो भी उसी तरह काम कर रहे हैं और इस पर काम अभी चल रहा है इस जनरेशन में। ठीक है, जिसमें आवाज़ को बोलना, रिकॉर्डिंग करना, स्टैंडिंग करना, ह्यूमन क्या बोल रहा है उसको समझना, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं इसी जनरेशन में इस पर काम अभी चल रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया फिफ्थ जनरेशन। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देखें और देखने के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए यूज़र आए हैं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से वीडियो को समझाएंगे और बनाएंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। इसी बात के साथ हम अपने बातों को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।